ये संविधान को माथे लगाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं। वो पुस्तक है ही ऐसी जिसको माथे से लगाया जाए, जिसका अभिनंदन किया जाए। तो माथे से लगाना एक अच्छी परंपरा है, वो सभी लोग आदर करते हैं। लेकिन उसमें लिखित जो विषय है, जो बिंदु है, जिसको लागू करना चाहिए, क्या ये सरकार लागू कर रही है? हम तो उनकी कार्यशैली से देख रहे हैं कि जो नारे लगाते थे कि हमको स्पष्ट बहुमत दे दो, हम संविधान बदल देंगे, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। अन्य जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, उसके साथ न्याय हो पाया? यही मनुस्मृति है जो गरीबों को मंदिर में जाने से रोकता था। यही मनुस्मृति है जो एक घाट पर पानी पीने से मना करता था। यही मनुस्मृति है जो पीठ में झाड़ू बांध करके गरीबों को रास्ते पर चलने पर मजबूर करता था, क्योंकि उनके पद चिन्हों पर यदि एक समाज विशेष का व्यक्ति का पद चिन्ह पड़ जाए तो वो अपने को अपवित्र मान लेता था। आप अम्बेडकर की उस किताब का भी उदाहरण कर लीजिए कि अम्बेडकर जी को उस तालाब में पानी नहीं पीने दिया गया जिस तालाब में कुत्ते, बिल्ली और जो है कि पशु जो है पानी पीते थे। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन हो चुके थे और आज सांसद जी दिल्ली से भी आ चुके हैं और थोड़ा सा हम बात करेंगे सदन में जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक क्लब और संविधान को लेकर लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और अखिलेश यादव भी कहीं से चुके भी नहीं, वो भी सवालों की बौछार करते नजर आए। आप भी सांसद में आप भी पहुंच ही गए हैं और तमाम तरह के अब जो वहाँ पे बातें चीतें हो रही थी सांसद में, किस तरीके से आप देखें और जिस तरीके से लगातार संविधान को लेकर बातें दोनों पक्ष कर रही हैं, अब क्या लगता है कि वाकई संविधान को बचाने के लिए ज़रूरत है? देखिए, संविधान पर चर्चा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था कि हमारे आज़ादी के 75 साल और संविधान को लागू हुए हो गया। उसकी जो ग्लोरियस हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के ऊपर हम लोगों को प्रकाश डालना था। देश में इन बातों पर चर्चा करनी है कि वर्तमान सरकार जो आज 10 सालों से इस देश पर शासन कर रही है, उस संविधान की जो मूल भावना है, उसका जो प्रियाम्बुल है, उस प्रियाम्बुल को कैसे लागू कर रही है, नहीं कर रही है, उस पर चर्चा का विषय था। राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश सिंह जी भी हो, इस दोनों नेताओं ने उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार कैसे इस देश का जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसको हमारे वीर सपूतों ने आज़ादी की लड़ाई के बाद एक ऐसा दस्तावेज बनाया कि इस देश के अंतिम व्यक्ति जो गांव में रहता है, जिसकी आवाज़ जिले तक नहीं पहुंच पाती, उस तक हमारा न्याय कैसे पहुँचे, आज़ादी का लाभ उस तक कैसे पहुँचे, और उसकी प्रियाम्बुल या उसकी आत्मा में जो लिखा हुआ है गैर बराबरी का दर्जा, वो गैर बराबरी क्या हम दूर कर पाए हैं? क्या हम उन तक न्याय पहुंचा पाए हैं? क्या वो न्याय उनके लिए सुलभ हो पाया है? क्या उनकी कठिनाई हम 75 सालों में हम दूर कर पाए हैं? क्या उनको जो गैर बराबरी का दर्जा प्राप्त था, वो गैर बराबरी को हम लोग दूर कर पाए हैं? उनको बच्चों को हम वो सुविधा दे पाए हैं जिस सुविधा के हकदार वो लोग हैं? कहीं हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हैं, भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं? ये सारे कार्यक्रमों पर, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो देश में, या गैर कांग्रेस की सरकारें रही हो, या वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही हो, क्या हम उस पर हमारा फोकस है? क्या हम उस रास्ते पर चलते हुए कुछ कदम आगे बढ़ पाए हैं कि नहीं बढ़ पाए हैं? ये सारे इतने महत्वपूर्ण विषय थे जिसको अपने अपने तरीके से विपक्ष के सारे नेताओं ने वहाँ पर चर्चा की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
लेकिन हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस चर्चा में गायब थे। वो तब तक नहीं आए सदन के अंदर जब तक विपक्षी नेताओं के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति सदन के अंदर नहीं कर दी गई, उनके भाषण खत्म नहीं हो गए। अंतिम समय, जैसी कि उनकी आदत है कि किसी की सुनते नहीं, बस केवल अपनी बात कहते हैं, उसी तहत वो केवल अपनी बात को सदन में कहने के लिए आए और लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक अपनी बात कहते रहे और एक औपचारिकता का पूरा किया। उनके सिवाय कांग्रेस को कोसने, सिवाय विपक्ष को कोसने, सिवाय देश को गुमराह करने के अलावा उनके भाषण में कुछ था ही नहीं। ये बड़ा चिंता का विषय है। ये बड़ा गंभीर प्रकरण है कि देश का प्रधानमंत्री जब हिंदू मुसलमान डिस्क्रिमिनेशन की बात करे, देश हमारे क्षेत्र जो है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जब हाई कोर्ट का जस्टिस वो किसी वर्ग और जाति के संदर्भ में भाषण देता है किसी एक दल के जो है मंच पे जा कर के और उसको डिफेंड करता है, तो ये चिंता का विषय अपने आप बन जाता है देश के नागरिकों के लिए। तो हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया। अब उसका जवाब प्रधानमंत्री देने के बजाय, उसमें अपने कार्यशैली में संशोधन करने की सीख लेने के बजाय उन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की। संविधान के ग्लोरियस हिस्ट्री को, जो आज 75 साल तक इस संविधान की यात्रा रही है, और इसको ले जाने माने की बात को अपने तरीके से उन्होंने सदन के अंदर पेश किया। ये बड़ा चिंता का विषय है और ये सोचने का भी बहुत बड़ा विषय है। सावरकर और संविधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संविधान को माथे से लगाना, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग संविधान को तो माथे से लगाते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं हैं। इस बात को लेकर आप क्या मानते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, संविधान को माथे लगाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं। वो पुस्तक है ही ऐसी जिसको माथे से लगाया जाए, जिसका अभिनंदन किया जाए। तो माथे से लगाना एक अच्छी परंपरा है, वो सभी लोग आदर करते हैं। लेकिन उसमें लिखित जो विषय है, जो बिंदु है, जिसको लागू करना चाहिए, क्या ये सरकार लागू कर रही है? हम तो उनकी कार्यशैली से देख रहे हैं कि जो नारे लगाते थे कि हमको स्पष्ट बहुमत दे दो, हम संविधान बदल देंगे, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो धीरे धीरे संविधान को बदलने की बात सोच रहे हैं और यह परिलक्षित हो रहा है कि वास्तव में यदि इनको स्पष्ट बहुमत आ गई होती तो ये संविधान जरूर बदल देते। यानी जो राहुल गांधी मनुस्मृति की जो बात करते हैं, यानी वो बात में सच्चाई था क्या? देखिए, मनुस्मृति इस देश की संस्कृति की स्मृति है कि जो अनादिकाल से हमारे देश में बहुत से लोगों ने इस स्मृति के जरिए इस देश के ऊपर शासन किया। लेकिन मनुस्मृति के माध्यम से जो शासन सत्ता में रहे लोग, वो देश के अन्य जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, उसके साथ न्याय हो पाया? यही मनुस्मृति है जो गरीबों को मंदिर में जाने से रोकता था। यही मनुस्मृति है जो एक घाट पर पानी पीने से मना करता था। यही मनुस्मृति है जो पीठ में झाड़ू बांध करके गरीबों को रास्ते पर चलने पर मजबूर करता था, क्योंकि उनके पद चिन्हों पर यदि एक समाज विशेष का व्यक्ति का पद चिन्ह पड़ जाए तो वो अपने को अपवित्र मान लेता था। आप अम्बेडकर की उस किताब का भी उदाहरण कर लीजिए कि अम्बेडकर जी को उस तालाब में पानी नहीं पीने दिया गया जिस तालाब में कुत्ते, बिल्ली और जो है कि पशु जो है पानी पीते थे और नहाते थे। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वो मनुस्मृति के कारण था। तो मनुस्मृति की बात करके अगर ये उस तरीके के संविधान लागू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में हम हिंदू राष्ट्र बना दें, तो इस संविधान को कुचल करके, इसको अगर संविधान को कुचलेंगे तभी जो है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो पाएगी
और जब तक संविधान रहेगा तब तक उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। सदन में भी आपने भी अपनी बातें रखी, उस बात को कितना भारत सरकार यानी मोदी सरकार कितना अमल कर रही है? देखिए, हमने अपने राजनीतिक जीवन के 40 साल इस राजनीति में, सक्रिय राजनीति में गुजारे हैं, और इसको सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, मुझे सभी दलों के साथ काम करने का अवसर मिला, सबकी कार्यशैली को जानने का अवसर मिला। हम कांग्रेस के शासनकाल को भी देखे, हम माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल को भी देखे उत्तर प्रदेश में, हमने सम्मिलित सरकार के कार्यकाल को भी देखे, हमने जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी देखे, नरसिंहा राव के भी कार्यकाल को भी देखे, हम माननीय राजीव गांधी के कार्यकाल को भी देखे। इन सारे कार्यकालों में हमने देखे कि कहीं न कहीं लोग लाज, मर्यादा, संविधान उनको इस बात के लिए मना करता था कि वो जो है कि किसी स्ट्रीम पे न जाएं या किसी की भावना को, किसी के मन को जो है कि दुखाएं न, किसी के साथ अत्याचार न हो। लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में के नेतृत्व में ये देश में 10 साल से शासन हो रहा है, ये पूरा का पूरा तंत्र संविधान को कुचलने में लगा है और संविधान को दबा करके तंत्र के जरिए शासन सत्ता को हासिल करना, तंत्र के जरिए एक वर्ग विशेष के ऊपर जो है वो अत्याचार करना, तंत्र के जरिए इस बात को जो है कि पूरे समाज में विकृति पैदा करना, ताकि इस समाज में जो भाईचारा है, ये सद्भाव है, उस सद्भाव को कैसे ख़त्म किया जा सके, ये सारी करनी जो है कि हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। हम सदन के अंदर जब इस बात की चर्चा करते हैं, हम संबल की बात करना चाहते हैं, हम किसानों को जो अरेस्ट कर लिया गया है उनकी बात करना चाहते हैं, हम जो है कि डीएपी की कमी की बात करना चाहते हैं, हम धान खरीद की बात करना चाहते हैं, हम अगर ख़राब सड़कों की बात करना चाहते हैं, हम खराब शिक्षा व्यवस्था की बात करना चाहते हैं, जो जर्जर स्वास्थ्य हो चुका है उसकी बात करना चाहते हैं, हमको बात करने नहीं दिया जाता। लेकिन सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने सीधे तौर पे कहा कि हम तो सर हर चीज़ मुहैया करा रहे हैं, खाद बीज जो भी उर्वरक की व्यवस्थाएं हैं, उत्तर प्रदेश में सारे किसान एकदम खुशहाल हैं, किसी को कोई दिक्कतें नहीं हो रही। तो आप इस तरीके के सरकार को यानी उत्तर प्रदेश सरकार को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे आरोप लगा पा रहे हैं? वो तो ये भी कहते हैं कि देश में राम राज आ गया। आप महसूस करते हैं कि राम राज आ गया? महंगाई खत्म हो गई, हर लोग खुशहाल हैं, किसी के ऊपर कर्जा नहीं है बैंक का, कोई नौजवान हत्या नहीं कर रहा है, कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। जब सारी आत्महत्याएं किसान, नौजवान, गरीब परेशान हैं तो हम कैसे मान लें कि खुशहाल है? धान की खरीद के बारे में जाके किसानों से पूछिए, अगर किसान कह दे कि नहीं हमारी खरीद हो रही है उचित दाम पे, उसको 3 बार लौटाया नहीं जा रहा हो, बुआई का समय केवल 1 महीने का रहता है, क्या डीएपी मौजूद है हर जो है कि सेंटर पे? आप देखिए कि ये लोग साजिश के तहत सरकारी कोऑपरेटिव साधन सहकारी समितियों पर प्राइवेट प्लेयर जो खाद बनाने वाले लोग हैं उनके खाद बेचवाने के लिए ये लोग जो है वो दबाव बनाए हुए हैं। तो ये लोग जो है बड़े लोगों की सरकार है, वो गरीबों की सरकार नहीं है। जो गरीबों की बात करे, बड़े लोगों को चाहते हैं, जानते हैं कि इस देश के गरीबों को एक तरफ कहते हैं कि मेरी इकोनॉमी चौथी से बढ़कर तीसरे नंबर पे हो गई है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे देश में 82 करोड़ लोग गरीब हैं और उनको हम अपने सरकारी अन्न से जिंदा रखे हुए हैं। तो ये भारत का अपमान नहीं है, ये गरीबों का अपमान नहीं है, ये किसानों का अपमान नहीं है कि उनके रहमो करम पर 82 करोड़ जिंदा हैं। एक सवाल है कि जिस तरीके से सहकारिता समिति प्राइवेट लिमिटेड का कल ओपनिंग भी हुआ है बनारस में कैंटोनमेंट में, क्या वाकई जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट खाद को बेचने के लिए इसको आगे लाया जा रहा है, इसका स्थापना किया जा रहा है, लेकिन उसमें खासकर बड़े बड़े लोगों की बातें कही जा रही है, अमित शाह को उसमें जोड़ा जा रहा है और भी लोग हैं उसमें शामिल किया जा रहा है, तो उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। तो इस प्राइवेट सहकारी समिति प्राइवेट लिमिटेड के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सहकारी समितियों का इस्तेमाल ये
प्राइवेट प्लेयरों के सामान को बेचने के लिए किया जा रहा है। ये सीधे तरीके से प्राइवेटाइजेशन का एक स्वरूप है। आप देखिएगा ना कि प्राइवेट खाद वाले इनके साधन सहकारी समितियों पर बेचेंगे और किसानों को नगद दाम पर खरीदने के लिए मजबूर करेंगे। किसान अगर उधार में लेगा तो उसके घर कुड़की जाएगी, उसके घर जो है नीलाम होगा, उनके घरों पर जो है कि नोटिसें चिपकेंगी। ये साजिश का एक अन्न है। ये अमित शाह ऐसे ही थोड़ा कोऑपरेटिव का जो है कि मंत्रालय लिए हैं। ये सब देश से एक एक आदमी का खून भी निकाल करके चूस लेंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे सांसद वीरेंद्र सिंह जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं। लगातार इंटरव्यू इस तरीके से करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये इंटरव्यू कैसा लगा।